ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें ग्रेट क्रिकेटर अजहर अली और निम्रा मेहरा का। अजहर एंड निम्रा, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी प्रैक्टिस करती हैं? जैसे हम नेट प्रैक्टिस करते हैं, आपका क्या होता है? बहुत करती हूँ मैं। घर कितने पे बजे शुरू? सुबह जल्दी उठ के करती है या कोई इसका टाइम है? नहीं जब है? मेरा शो होता है मैं उससे पहले कर लेती हूँ, वो रात को, वो दोपहर को, सुबह को भी है। मैंने अपने आधा घंटा पहले मैंने सब इतना वो हर चीज़ को गाना है, जो मेरी गाने हैं, जो मेरी प्रैक्टिस है, सबको मैं कंप्लीट करती हूँ। और आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरी प्रैक्टिस में कोई मेरे साथ हो, अकेले बैठ के मैंने हर वो चीज़ गाई है जो लोगों को लगता है कि ये नहीं गाने वाली, मैं वो भी गाती हूँ। मुझे होता है कि मेरे गले को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। मैं कोई ख़ानदानी सिंगर तो हूँ नहीं कि जो बिल्कुल चलते आ रहे हैं। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ बिकॉज वो हैं, उनका एक लेवल है अपना, वो हम उनको बीट नहीं कर सकते कभी भी। हम तो वो जनरेशन है जिन्होंने आज गाना शुरू किया, शायद हमारे आगे से बच्चे गा ले, लेकिन मेरा तो कोई ऐसा नहीं था कि बैकग्राउंड नहीं है म्यूज़िक से। तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कहती हूँ सर मैं बहुत माड़ी बंदी हूँ, मैं वैसा नहीं गा पाती, लेकिन जितना मुझे लगता है मैं गा पाती हूँ। लेकिन हमें अभी क्या सुना रही हैं? कोशिश करती हूँ गुनगुना कर कुछ जबरदस्त सा। मैया वे बेगन सुन मैया वे, मैया वे बेगन सुन मैया वे, तू सुबह दी पाक हवा वरगा साडे पिंड नूं जांदी राह वरगा, तैनूं भुल्ली भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा। मैया वे बेगन सुन मैया वे, मैया वे बेगन सुन मैया वे। एक ऐसा क्रिकेटर है, नाम नहीं लूँगा, वो खेला नहीं पाकिस्तान के लिए ज़्यादा। तो वो मेरा पहला टूर था इंग्लैंड का, तो उसको ना अकेले नींद नहीं आती थी। हम अब तो सिंगल आपकी क्रिकेट जब स्टार्ट हुई थी तो शेयरिंग होती थी, तो हमारे टाइम पे ना जब मैंने डेब्यू किया तब से सिंगल रूम मिलता था। तो उसको ना अकेले कहता मुझे नींद नहीं आती, तो मैंने कहा भाई आ जा, मैट्रेस डाला, वो सो गया। वो सो नहीं गया, मैं सो जाता था टाइम पे। हमें आदत है कि जी यार ऐसे सीधा सीधा चलना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठेंगे तो बड़ा परफॉर्मेंस बेहतर होने के चांस ज़्यादा हैं। तो वो कहता है यार अजहर भाई आप यूँ सो जाते हो। मैंने कहा यार सुबह मैच है यार, स्टार प्लेयर है ना, वो सिर्फ 1-2 घंटे सोता है। लारा को देखो, वो सुबह नाश्ते पे आता था, वो XYZ वो नाश्ते पे सुबह आते थे आके सीधा वो 100 कर देता था। मैंने कहा भाई मेरी ऐसी आदत नहीं है। तो वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट था पहले कि भाई स्टार जो है ना, जो बड़े प्लेयर बने हैं, वो बड़े को डिसिप्लिन नहीं। ये वो बात करें ना सिंगल आपका रूम, तो हम जब थे वो तो हमारे साथ एक शेयर करना मेट पड़ता होता था, हाँ, जी। डबल रूम। तो वो उसमें सिर्फ वाइस कप्तान और कप्तान को सिंगल कमरा था और एक सीनियर प्लेयर। बाकी सब हम जो थे ना वो ऐसे थे जैसे थर्ड क्लास डब्बे में ना अपना नीचे बिछा के बिस्तरा। तो सबकी कोशिश वजह से होती थी, नहीं कप्तानी के बहुत ज़्यादा हाँ, लोग थे तो 90s इसलिए में। कोशिश होती थी या तो कोई सीनियर प्लेयर हम बन जाएं या वाइस कप्तान बन जाए कि एटलीस्ट सिंगल कमरा मिले। सिंगल कमरा मिलेगा। मगर ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के साथ एडजस्ट करना। उस दौर में तो यार प्राइवेसी होती थी ना, कुछ चीज होती है लेकिन उस प्राइवेसी दौर में आप लोग बहुत ब्लेस्ड नहीं थे कि सोशल मीडिया नहीं था? जीरो नहीं तो हर आधे घंटे बाद मैंने पकड़े जाना था। निम्रा, हम जानना चाहेंगे कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अब आपके कौन से आ रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं? मैं अपनी एल्बम पे काम कर रही हूँ और काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम कोलैबोरेशन चल रही है। और अभी रिसेंटली भी एक गाना पागल रिलीज़ किया है हमने, वो भी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं इंडियन, उनके साथ किया है। वो माशाल्लाह से अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, रिव्यू अच्छा निकल रहा है। और बाकी बस एल्बम है और काम है, सिंगिंग चल रही है। अच्छा निम्रा, जब ये गाना वायरल हुआ, सुपर डुपर हिट हुए आपके गाने एक के बाद एक, तो क्या लोगों के बर्ताव में आपने तब्दीली महसूस की? जिन लोगों के साथ आप पहले काम करती थी या जिनको जानती थी, रिश्तेदारों की अगर मैं बात करूं, तो क्या वो तब्दीली महसूस हुई? मुझे ऐसा लगता है कि लोग हर तरह से बदलते हैं, शायद उम्र के साथ साथ बदलते हैं। कुछ लोग अपने कुछ लोग किसी का रुतबा देख के कि वो किस पोजीशन पे है तो बदलते हैं।
तो लोग बदलते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि यार वो नहीं बदला, वो हमने तो खैर वैसे ही बहुत टफ टाइम देखा हुआ है, तो मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करती इन सब चीज़ों को, वो और ही तरफ निकल जाता है टॉपिक। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आके लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है कि अच्छा ठीक है, अब उसका नाम बन गया है, तो वो हमारी दोस्त भी है, अब हमारी वो एसोसिएट करते हैं कि हाँ, हमारी ये रिश्तेदार हमारी है, हमारी कुछ लगती cousin है। हाँ, वो उसमें हर तरह से कि हमने इसके साथ कभी काम किया था, हमने इसको कभी चांस दिया था, हमने इसको कभी एक Credit लेते ये हैं हमारी दूर की कज़न खाला मामू फूफो के दो वो ऐसे होता है ना, अजीब अजीब दूर दूर के रिश्ते जिनका पता भी नहीं है, उनका भी रिश्ता निकल आता है। तो पहले मुझे थोड़ा लगा शुरू में कि ये क्या है, फिर मुझे लगा कि हाँ ऐसा ही होता है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इसलिए पता नहीं था, लेकिन ये रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि रिश्ते, लोग कहते हैं इज्जत आपका मुकाम देख के दी जाती है, यहाँ आजकल के दौर में दी जाती है, आप किस स्टेटस पे हो आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, और ये रियलिटी है। अच्छा जी, ऑडियंस में हमारे साथ बैठे हुए हैं अमजद भट्टू साहब, नूर प्रोजेक्ट के ये ओनर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जी सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। जब ये फाउंडेशन को फाउंड किया तो इसके पीछे क्या स्पिरिट थी? मैं ओवरसीज यूके में जॉब कर रहा था फॉर द वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो वहाँ मैंने देखा कि जो भी फलाई काम है वो कर रहे हैं, हर यूनियन काउंसिल जिसे लोकल बरा वो कहते हैं, तो उसके अंदर हर वो काम जो किसी की जॉबलेस है तो उसको जॉब सीकर्स अलाउंस दे रहे हैं, अगर होमलेस है तो उसको छत दे रहे हैं, अगर वो सिंगल मम है तो सिंगल मम बेनिफिट दे रहे हैं, इवन कि एक बच्चा पैदा होता है तो 18 साल तक उसको दूध के पैसे मिलते हैं, जितने मर्जी अमीर लोग हों वो। तो वो करते हुए मुझे ये ख्याल आया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त ज़रूरत है कि मैं जाके ये आइडिया यहाँ पे लेके आऊँ। 2005 में मैं वापस आया तो मुझे एक दोस्त मेरे अमेरिका में हैं, वो भी हम दोनों फाउंडर हैं नूर प्रोजेक्ट के। हमने मिलकर एक छोटा सा पौधा लगाया जिसका टोटल खर्च 1-2.5 लाख के करीब था, आज से 12 साल पहले। बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले लिया और मुझे कह के खुशी होती है कि ये बच्चे प्रिविलेज्ड हैं, इनके वालिदैन लेस प्रिविलेज थे, लेकिन अब ये बच्चे प्रिविलेज्ड हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल नूर ग्रामर स्कूल में आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना सिर्फ पढ़ाई के अंदर, खेलों के अंदर। लास्ट टाइम आपके शो में आपने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो मुझे वो देखते हुए मैंने फिर पुश किया कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कि ये बच्चे इस वक्त क्रिकेट के अंदर लेवल 2 कोच जो PCB के उनसे खेल रहे हैं, फीफा के साथ। फीफा के 5 वहाँ से फुटबॉल के खिलाड़ी आए इटली से और इंग्लैंड से, जिन्होंने आके इनको ट्रेंड किया और अभी तक ट्रेंड कर रहे हैं, और इनमें से 20 बच्चे और बच्चियाँ इटली जा रहे हैं इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर-नवंबर के अंदर। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जो हम अचीव कर चुके हैं हॉकी के अंदर, हॉकी में हमारे बच्चे नूर ग्रामर स्कूल से, हमारी ख़ास तौर पे ऑर्फन बच्चियाँ, उन बच्चियों ने पंजाब गोल्ड मेडल जीता, फिर उन्होंने लाहौर डिस्ट्रिक्ट जीता। आपको खुद पता है, आप खिलाड़ी हैं, आपने देखा है कि ये बच्चे यहीं से आते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, उठा के देख लें, उनके बैकग्राउंड उठा के देख लें, इनके अंदर हीरोज़ पड़े हुए हैं। आपने जब ये कहा कि मेरा नाम लिख लो, मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे वाकई आपका नाम चाहिए कि आप इनको आगे लेके जाएं। ये क्रिकेट में मैं हैरान हो गया जब लेवल 2 के आपके कोच ने ये कहा कि 25 बच्चे बच्चियाँ जा रही हैं, वो कह रहे मुझे लगता है सारे के सारे खेलेंगे पाकिस्तान। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इनके अंदर हीरोज़ छुपे हुए हैं, इनके अंदर बड़े पाकिस्तान को संभालने वाले जुड़े हुए हैं, हम लीडरशिप पैदा कर रहे हैं, और हमारा मोटो ये है कि कोई भी भूखा ना सोए। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम 3000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं एवरी डे। ये सारे बच्चे एक वक्त का खाना वहाँ खा के जाते हैं, ज़ोहर की नमाज वहाँ पे पढ़ के जाते हैं। इसके अलावा हमारा लाहौर के अंदर 1070 तंदूर हैं जहाँ से फ्री रोटी मिलती है। बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है। गवर्नमेंट 5 रुपये सस्ती करना चाह रही थी, हमने फ्री, उसका पूरा मैकेनिज्म है। मैंने गवर्नमेंट से कहा है कि अगर हमारे से मिलकर करें, में लाहौर पूरे में 12,000 तंदूर हैं, 5 साल के अंदर मैं करना चाहता हूँ सारे के सारे फ्री, लेकिन गवर्नमेंट खड़ी हो हमारे साथ तो विद इन ईयर पूरे पाकिस्तान में गरीब आदमी को रोटी फ्री मिलेगी, किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर टेक्निकल एजुकेशन। और रमीज़ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना वो है कि मछली खिलानी नहीं, मछली पकड़ के देनी है। ये बहुत मुहावरा हम सुनते हैं। हमने 2000 बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। 3 महीने का टैप्टा का कोर्स है, शॉर्ट कोर्सेज, जैसे NVQs इंग्लैंड के अंदर होते हैं, वेस्ट के अंदर होते हैं। यहाँ पे हमने पिछले कोई 10 साल से हमने ये कोर्स शुरू किया, 2 क्लासेस शुरू की थी।
बेटियां मेरी जो लेस प्रिविलेज हैं, जो बेटियां 13-14 साल की उम्र में जिनको शादियां करके झोंक देते थे आग के अंदर, अब वो यहाँ पढ़ रही हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ कोलैबोरेशन है। जो बच्चियां हमारे पास NVQs करती हैं, टेप्टा के कोर्स करती हैं, जो उनमें से बेहतरीन है, जिन्होंने मैट्रिक किया होता है, उनको फिर हम यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाते हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तक हज़ारों बच्चियां अपने पैरों पे खड़ा हो चुकी हैं। अपने घर में जिसने मेकअप का काम सीखा है वो उसको हम खुद से भी सपोर्ट करते हैं कि फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करना है। ये कैरी ऑन करता चला जा रहा है। फिर हेल्थ की तरफ हम आए तो एक छोटा सा क्लिनिक था, एक अंधी माई थी, उसका इलाज हुआ, उसने सर पे हाथ रखा, बेटा हॉस्पिटल बनाओ। आज रमीज़ भाई $5.2 मिलियन से हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है। नवंबर में इंशाल्लाह ओपनिंग है उसकी। देखिए, आपको बहुत बहुत मुबारक इसलिए कि ये जो काम है ना, ये ऊपर वाला ख़ास तौर पे अपना बंदे चुनते हैं। तो आप चोज़ल मन है, पहले तो ये है, और फिर इस स्पिरिट के साथ इतने मुश्किल हालात में आप जो हैं वो इन बच्चों के थ्रू अपनी ड्रीम्स पूरी कर रहे हैं और बच्चों को ड्रीम सेटअप करके दे रहे हैं। जितनी भी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम अपने ऑडियंस से बात कर रहे थे जो कि आजकल पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है, इनफैक्ट सारी दुनिया में प्रॉब्लम रहती है बेरोज़गारी की। इसके क्या ख्याल है आपको, क्या वजूहात हैं और कैसे ये कभी पाकिस्तान में ठीक होगी या नहीं होगी? क्योंकि ऑलमोस्ट 2 करोड़ स्टैट्स बताते हैं 2024 के 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं इस वक्त। जी, बेरोज़गारी जो है, मैं कहती हूँ कि ये हर मुल्क का हिस्सा है। किन्हीं मुल्कों में ज़्यादा है ख़ासकर, बट पाकिस्तान की जहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेतहाशा बेरोज़गारी है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्फ्लेशन जो है आपकी, अब आप देख रहे हैं जैसे कि कीमतें आपकी आसमानों तक जा चुकी हुई हैं। जो बंदा एक मिडिल क्लास पर्सन पहले भी था, अब उसके लिए भी सर्वाइवल करना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जब आप अपने इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत मसले मसाइल इससे जो है वो पैदा होंगे। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये ज़रूर बात करती चलूँ कि हमारे जो मुल्क में एक अलमिया रहा है वो ये है कि जो हमारी यूथ है, ख़ासकर मतलब पाकिस्तान की यूथ, अगर आप पूरी दुनिया की यूथ के साथ उसका कंपैरिजन करें तो हमारी यूथ में बेतहाशा टैलेंट है। हमारी यूथ जो है वो किसी से कम नहीं है, बट हमारी यूथ को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। जब आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो फिर उन्होंने इधर उधर मुंह तो करना है, उन्होंने बाहर भी जाना है। आपको जैसे पता है, अभी इस टाइम आप देख लें, कुछ ही सालों के अंदर आपके 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के मुल्क जा चुके हैं, पाकिस्तान छोड़ गए हैं। ये आपकी यूथ है, ये आपका सरमाया है। और वो क्यों छोड़ गए हैं? क्योंकि उनको उनका फ्यूचर यहाँ पर नज़र नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि एक मसला ये भी है कि हम क्यू को जंप भी कर जाते हैं ना। जो आपका मेरिट बेस्ड एक क्यू लगी होती है वो जंप करके और एक 50% आगे निकल जाता है, तो उससे फ्रस्ट्रेशन भी है। बट ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने भी देनी है और प्राइवेट सेक्टर ने भी देनी है, और फिर ये महंगाई है, बिजली के बिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कहाँ पे ये इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ ये सारी चीज़ें हैं, या ये हमारे ऑडियंस में जो यूथ बैठी है इनको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लेना है और एंटरप्रेन्योर्स बनना है? आई थिंक आपने दूसरी जो बात की, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी देख लें बांग्लादेश में रिसेंटली क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट जॉब में कोटा है, दैट वाज द रीज़न। और उसके साथ जो दूसरी शायद नेट हुई थी वो एलीट कैप्चर है। सो जो आपने दूसरी बात की, आई थिंक दैट इज़ मोर रेलिवेंट इंपॉर्टेंट कि इन्हें खुद अपने हाथ में चीज़ें लेनी होंगी। और रीज़न ये है कि गॉन आर द डेज़ के जब हम 80s और 90s और 70s में रहते थे, जब पता होता था कि जी बच्चे ने BA MA करना है, सरकारी जॉब में अप्लाई करना है, वकालत करनी है, डॉक्टरी करनी है, या टीचर बन जाएगा, मैक्स या फोर्सेज में चला जाएगा, पुलिस में चला जाएगा, ये 4-5 शोबा जाते हैं। अब हॉराइजन्स बहुत वास्ट हो चुके हैं। आप ये देखिए कि अगर आप सोशल मीडिया के डायनामिक्स को थोड़ा सा स्टडी करें, बिकॉज इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो पाकिस्तानी यूथ का जो टैलेंट है वो हमें खुल के नज़र आ रहा है, दुनिया भर में वायरल हो रहा है। बट दिस शुड नॉट बी दी ओनली प्लॉय टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर इंस्टेंस, मैं एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहा था MPhil मैस कम्युनिकेशन का। तो वहाँ एक बच्चा था जो बड़े दिलचस्प और रंगीन और दीदा ज़ेब कपड़े पहनता था। तो आई आस्क्ड हिम कि यार ये तुम क्यों इसका शौक करते? लाइट चली जाती होगी। एग्जैक्टली। सो ही सेड कि जी मैं ज़बरदस्ती ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब को शौक था। तो मैंने कहा अदरवाइज क्या बनना चाहते थे? उसने कहा दर्जी। सो हिज नेम इज़ यूसुफ दर्जी, ही इज़ अ हिट स्टोरी। मैंने उसको
पुश किया, प्रोवोक किया कि यार दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, बिल्कुल you are good at it, go. He used all the digital media communication sciences to promote his business. और वो पूरी यूनिवर्सिटी से लेके पूरे लाहौर में वायरल हुआ, बाहर बैठा हुआ फ्रांस में। ये ब्रॉडन हुए हैं आपका दिमाग इस सोशल मीडिया की वजह से। उसके अंदर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पहचाने। ज़रूरी नहीं कि अगर आप हिना को देख रही हैं, रमीज़ भाई को देख रहे हैं, नताशा को या मुझे, तो आप कहेंगे यार ये बनना ही। फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ। मे बी आपके अंदर एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, मे बी आपके अंदर बहुत बड़ा दर्जी हो, मे बी आपके अंदर बहुत बड़ा शेफ हो, मे बी आपके अंदर बहुत बड़ा म्यूजिशियन हो। उसको स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कीजिए और उसके पीछे पड़ जाएं। देखिए, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपकी बात को थोड़ा आगे लेकर जाऊँगी। एजुकेशन जो है अब आजकल के अब ज़माने में अगर देखा जाए, एक तो ये एजुकेशन आपके साथ साथ आपकी स्किल बिल्डिंग होनी चाहिए। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ किड्स जो कि पढ़ाई में शायद अच्छे नहीं होते, उनकी जो स्किल होती है वो उसके अंदर रिमार्केबल होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये आप सिर्फ एजुकेशन को एज एजुकेशन मत लिया जाए और एज पढ़ाई, किताबी पढ़ाई हमने कर ली, हमने डिग्री ले ली, बट उसके साथ साथ स्किल बेस्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टू केटर टू ऑल काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन कह लें, ऑल काइंड्स ऑफ माइंड सेट्स कह लें, कि जिसने पढ़ाई नहीं करनी तो वो किसी ना किसी स्किल में किसी चीज़ में अच्छा तो होगा, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर साबिर तारिक है और मैं आपके साथ अपनी एक मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूं, और उस वजह को बयान करते हुए एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से करना चाहूँगा और बड़ा रेलेवेंट है। सर, जब हम क्रिकेट को देखते थे और आपकी कमेंट्री सुन रहे होते थे, तो वो काम जो बड़े बड़े कोचेज़ नहीं कर पाते थे क्रिकेट टीम के साथ, आप उस मौके पे जब टीम क्राइसिस में होती थी तो आप बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे रहे होते थे। आपकी कमेंट्री बता रही होती थी कि डायरेक्शन जो है वो हमें किस तरफ की लेनी चाहिए। आप एक इमीडिएट कोच का रोल प्ले कर रहे होते थे। दैट्स द रीज़न कि मुझे आपसे मोहब्बत है। और आज के जो क्वेश्चन है जो इसी के रेलेवेंट है कि क्रिकेट में तो हमने देखा कि एक इमीडिएट कोच मिल जाया करता है। आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पे बड़े बड़े कोचेज़ के नाम सुनते भी हैं, जानते भी हैं। क्या इस तरह के स्टैग्नेंट एनवायरनमेंट में कोई इमीडिएट कोच अवेलेबल है या नहीं है? अगर आप जानते हैं तो हमें भी आगाह कीजिए। अगर कोई आने वाला है या मुमकिन है तो हमें कोई उम्मीद दिखा दीजिए। मेरे ख्याल से सवाल का लुब्बे लुबाब ये है कि पॉलिटिकल गाइडेंस के लिए कोच चाहिए, इमीडिएट कोच। क्या है जी, कोई है मैडम? कोच हमें अपना खुद ही बनना है। इंसान को पता होता है, देखिए ज़मीर आपका बोलता है गलत क्या है, सही क्या है। आपको समझ तो सारी आती है, इतनी उम्र बीत जाती है, एक्सपीरियंसेस आपको चीज़ें सिखा देते हैं। तो अपना कोच आप बने और पाकिस्तान के हक़ में सोचें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, और एक दूसरे की लेग पुलिंग कि जी आज तुमने ये किया, कल मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा। अब वो तीसरी पार्टी आती है तो ये ऐसे होगा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबको इकट्ठा मिल के अगर हम क्या कहते हैं, इस जर्नी में इकट्ठे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम चले तो हम, पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत है, इसको कोई नहीं हरा सकता। नेचर जो है ना जी, वो अल्लाह ताला का मज़हर है। तो जैसा आप गुमान करेंगे हज़रत जी, वो गुमान फितरत में आ जाएगा। इट हेल्प्स यू, एंड द रियल कोच, द रियल गाइड रिजाइड्स इन यू। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। अगर आप खुशगुमान हैं किसी मौजू के, किसी मामले के ऊपर, तो यकीन जाने द नेचर विल हेल्प यू, वो भी खुशगुमानी इख्तियार करेगी। लेकिन अगर आप टोटली फिल्ड विद नेगेटिविटी हैं तो ट्रस्ट मी, आप नेगेटिव वाइब्स इमर्ज कर रहे होंगे, ऊज आउट कर रहे होंगे, जो हर जगह फैली होगी और नेचर उसका इम्पैक्ट ले रही होगी, लोगों पे भी, इंसानों पे भी, नेचर पे भी। तो आप जानती हैं हमारा जो दीन इस्लाम है, राह हक़ है, वो भी खुशगुमानी की तलकीन हमें करता है, बदगुमानी से बचने का हुक्म किया गया है। तो ये सबसे बड़ी की है कि एज़ लॉन्ग एज़ हम बदगुमान बहुत ज़्यादा हैं, एज़ लॉन्ग एज़ अगर आप बदगुमानी से बचें, अपने अंदर अपने उस्ताद को, अपने कोच को ढूंढें जो आपके अंदर है, और उसके लिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं कुर्सी पे और 1.5-2 मिनट के लंबे लंबे सांस लें। आपके दिमाग में फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, यू विल गेट द राइट वे। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए। शहजाद अली। जी शहजाद साहब। शहजादा लग गया। शेर सुनाना चाहूँगा एक। अब तक जिगर में दर्द है जालिम के वार का। लागदा तो नहीं। अच्छा, मैसमर खाने के बाद
अब तक जिगर में दर्द है जालिम के वार का, एक तीर किसी ने मारा था काजल में बांधकर। वैसे जनाब दे मिजाज तो लगता नहीं इंज दी कार्रवाई हुई होगी। मैं आज वाकई एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा कि आज हमारे सामने भाईजान बैठे। मुलाकात तो पहले भी हुई है लेकिन इस तरह नहीं हुई। मिले हैं जब चेयरमैन थे उदों तो दूरों दूरों ही हैं जी, बिल्कुल मलका बरतानिया लगते सन साढ़े पास। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आके। हिना हमारी दोस्त हैं और आज इस मुकाम पे है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी क्योंकि ये मशवरा मुझसे करती थी। सही बात है कि सर मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। तो हमारा एक वक्त बड़ा अच्छा सर गुजरा है। कैसे जो आप में कॉन्फिडेंस आया है, देखिए ना, एक उस बैकग्राउंड से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये एक तो ग्रोथ की आपकी स्टोरी तो है ही है। Yes, sir. मगर उसके साथ जो कॉन्फिडेंस आया है कि आप बैठ के बात कर सकते हैं, अपने आप को बैक कर रहे हैं आप, कि मैं किसी भी महफिल में जाके छा जाऊंगा, वो कब आया और कैसे आया? रमीज सर वो मैं ना किरत करता था। अच्छा। मैंने आल पाकिस्तान इनाम भी जीता स्कूल लेवल पे ना मैं, और माशाल्लाह मैं तालीम मैंने हासिल की है, मैट्रिक फुल फेल तो ना एक सब्जेक्ट में। आपको पता है दुनिया के जो ग्रेड्स हैं ना वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हैं। या जरूरी नहीं है कि आप तालीम से जो है ना डिग्री आप लें। डिग्री वाले 2-3 ही हैं, जैसे एक आप हैं। देखे ना मैं क्या काम कर रहा हूँ। सर ये बड़ा अच्छा काम है माशाल्लाह। वैसे बड़ी ग्रेट फीलिंग होती है ना, सेल्फ मेड है आप। यस सर। देखे ना मैंने भी मैं बताता था कि 3rd क्लास में ट्रेन में गए, मस्जिद में सोए, कई तो वो रोड के डिवाइडर में जो आता है ना ग्रीन पैच, वहाँ पे लड़के सोते थे, और 3rd क्लास में यहाँ से उस ज़माने में गए थे। तो ये जो रगड़ा है ना वो अगर ना मिले ना तो ज़िंदगी पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। डिलीवर अ डायलॉग। हम आपको एक डायलॉग देंगे, पहले आपने ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में आपने कोशिश करनी है, पंजाबी में आपने कोशिश। इंग्लिश में तो मेरे पूरे खानदान ने कोशिश की, उनको नहीं आती। चले आप भी ये कोशिश करके देख लेते हैं ना। मुझे इंग्लिश में सिर्फ मुझे एक ही लफ्ज आता था, आई लव यू। अगे मैंने मिलता आई हेट यू, बस साडी इंग्लिश मुक जाती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਣ ਮੈਂ 5 ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ बस। आज अल्लाह ने करम किया। सही बात है। आज मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? इंग्लिश में इंग्लिश में कोशिश करें। टुडे ओके टुडे आज टुडे मेरे पास टुडे मी ओके किस पाइन अगे टुडे शुक्र है तुम साडे मनीटर नहीं थे टुडे ही सर यकीन कर लो। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। आज मेरे पास टुडे गिव मी पता नहीं मनी कोई तरह का गिव मी मनी। हाँ सही। आगे टुडे दिस इज मेरी पॉकेट में दिस मनी इज वेरी एंड 4 व्हील एंड साथ में चक्का घुमाने वाला व्हील एंड घुमाते जाएं ऐसे ब्रेक परे जो थले ना आ जाना परे हो जाए। साढ़े गरीबां च सिर्फ बिल्ली ते कुत्ता ही हुंदा जी। सानू बंगले दा पता नहीं दिया। आज इस बिल्ली नूं दुध नहीं पीन देईदा ते रास्ते च कुत्ते को बच के जाईदा। हमारा ये मसला चलता है। अच्छा चले मैं आपको मूड जब देती हूँ। हाँ मैं इंग्लिश में छोड़ दे ना। ओके ठीक है, इंग्लिश में छोड़ दिया। मैं आपको मूड अप दूंगी। आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं और आपने ये डायलॉग बोलना है। आज मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? टूटी हुई साइकिल, कैंची चलाने वाली लड़की, उससे बातें करती थी हैं? आप आओ मेरे पास हैं। अच्छा अब ये आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब जैसे अभी आ रहा था। आज मेरे पास गाड़ी है, अच्छा बंगला है, ओके, दौलत है, व्हाटएवर, तुम्हारे पास क्या है? अब आपने क्या है तुम्हारे पास? वही मेकअप, वही पुरानी दादी वाला सूट, वही जो कजन की जूती है वो तुम्हारे पास है? वो घड़ी है जिसमें सेल नहीं है वो है तुम्हारे पास? आज भी तुम्हें देख लो, तुम्हारे पर्स को चेक कर लो तो जुए निकालने वाली कंघी मिलेगी। I apologize। नहीं आगे तो तुम मुझसे लड़ने अकेले आती थी, आज अपने कजन को साथ लेके आई हो। मैं नहीं जानता नहीं। और रमीसा ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛੇ ਟੋਟੀ ਆੜਾ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਾ ਲਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਟਮੇਟੀ ਨਿਟਲੀ 20,000 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ
सर ऐसे टोन इच तुसी ये डायलॉग बोलना है। अज मेरे चो गड्डी आ, पैठे भी आ, ढोलट भी आ, बंडला भी आ, बाजी टेटो टी आ। हाँ जी ख्वाजा सिराज दे स्टाइलिश तुसी ये बोलना है। आ रेडी आ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਏ, ਕੋਠੀ ਏ, ਬੰਗਲਾ ਏ, 4 ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5-7 ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਪੈਕਅਪ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋ? 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸਰ ਕਬ ਮਿलेंगे ਕਬ मिलेंगे? अल्लाह दी मेहरबानी साडे नूं लोकी नगद पैसे दे के जांदे या डांस करन जाईदा सी। जिस आप फील्ड में हैं, यस सर, बहुत सारे लोग जो हैं अब आ भी रहे हैं और पुराने आपके साथ भी बहुत सारे हैं। जी सर। तो उसमें अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल काम है? मैं आया था, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मुझे लोग मेरे साथ काम नहीं करते थे। रियली? जितने भी हमारे सुपरस्टार थे उन्होंने मेरे से एंट्री करने के लिए इनकार कर दिया कि साड़ी एंट्री से ना, मैं तेज़ बहुत ज़्यादा था ना। अच्छा अच्छा। मैं उनके जुगते करता था, जैसे कि होता ना कि ट्रेन यार है बॉलर मेरे सामने ना आवे, मैं आउट हो जाऊंगा या इस तरह का। इनसिक्योर भी फील करते थे। ऐसा भी होता था कि डायरेक्टर ने मुझे ये भी बोला कि यार इस एंट्री से तू नहीं जाना, प्रोड्यूसर ने मना किया था। नाम बनाने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब है मैं क्योंकि जी competition- बैठा बैठा उल्टबाजी ला देना, ਐਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਸੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ करना ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਨਾਮ बनाने के लिए ਐਵੇਂ स्लिप ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पैर वाइड दबे उन्हें मैं जफ्फी पा लेना, खैर मुबारक जी। मतलब है बहुत कुछ करते हो सर, बहुत सर मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ वैसे ना, मैं बहुत क्रिकेट खेली मैंने, और मैं ऐसा क्रिकेटर सी मैंने लूडो ते भी छे नहीं सी होंदा। लेकिन आपका वर्ल्ड कप का वो कैच देखा आपने? वो सर मैं आपका क्या, मैं बता नहीं सकता जो मैंने आपका देखा है। सर आपके मैच देखे हैं, ये बड़ी डेंजरस आपका जगह पे पहुंच रहे हैं। नहीं डेंजरस जगह पे पहुंच रहे हैं। नहीं वो नहीं सर, अच्छा, वो नहीं देखा बैंक ना? अकाउंट देखा आपका, आपकी चेयरमैनी देखी है देखी है, सर, बिल्कुल आपके सही साथ। बात। आपका बाबर आजम से प्यार देखा यार है। देखा दिखा जी। नेक्स्ट पिक्चर ये आपके बेटे की। ये हम एक रेस्टोरेंट में गए थे। सुभान, ये मेरा बेटा है और इंशाल्लाह अल्लाह करे ये आप जैसा क्रिकेटर बने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये इसका एक वाकया मैं सुभान का, ये रेस्टोरेंट में गए थे, इसका बिल मुझे भी याद है कि पता नहीं कोई बिल ही बंदे को ज़्यादा याद होता है। तो 21-22 हज़ार बिल था। फिर ये पूरा अफतानी सिफे में लेके गए इन्होंने। तो ये इसके साथ ऐसी चीज़ें, सुभान मेरी जान है, तो इसको मैं लेके जाता रहता हूँ डेली सर। जबरदस्त, ब्यूटीफुल पिक्चर। ये यादें ताज़ा हो जाती हैं पिक्चर्स के थ्रू। सर ये और बनेगा ये क्रिकेटर इंशाल्लाह। वो ये ना एक मरतबा तमासील आया तो यूनुस भाई और अब्दुल रज़ाक भाई ड्रामा देखने आए, तो इसको पता चला, मैंने कहा आजा तुझे मिलवाता हूँ। अब ये उनके पास बैठा, वो इसने नहीं पहचाना यूनुस भाई को। रज़ाक भाई तो घर में भी आए थे, वो मेरे बड़े क्लोजली मेरे फैमिली मेम्बर है अब्दुल रज़ाक साहब, वो उनका पता था। तो यूनुस भाई ना इसे पकड़ के ना गोद में बिठा के चुम्मियाँ ले रहे थे, ये कर रहा है। ओए मैं क्या, वो चुम्मियाँ दे पुत्र, अगे जाके इन्होंने तेरे काम आना ही। बहुत मुश्किल वक्त भी आपने देखा, मुश्किलात का सामना भी किया। कोई फैमिली मेम्बर की कभी कोई ऐसी बात दिल पे लगी हो जिसके बाद आपने सोचा हो कि मैं एक दिन इस मकाम पे पहुंचूंगा कि अल्लाह ताला मुझे इतनी कामयाबियां देंगे, और उसके बाद फिर आपने बहुत मेहनत की हो? मैं ना जब बोतलों का काम शुरू किया ना मैंने, तो मेरे मामू है, मामू रमज़ान, उनके पास गाड़ी थी, वो वैन जिस पर डाले वगैरह रखते हैं ना, क्रेट। जी। तो उनके साथ मैं काम सीखने के लिए उनके पास गया मैं। ओके। तो गाड़ी निकाल रहा था मैं, तो अब तक वो मेरे दिल में बात है, लेकिन उनको भी पता मैं उनको छेड़ता रहता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मामू नहीं है, मेरे दोस्त ही हैं। तो गाड़ी निकालने लगा उनकी फैक्ट्री से, तो गाड़ी गेट के साथ लग गई, इतना सा निशान। ओके। वो मेरे मामू ने वो मेरे साथ किया जो आजकल हुकूमत अवाम के साथ कर रही है। वो माशाल्लाह फिर 1-2 मेरे ख्याल थप्पड़ भी उस खुशी में मारे के गाड़ी वजी मुंडे। अच्छा। तो फिर मैंने ना वो चाबी फेंकी, मैं कहा मामू यार याद रखें, एक दिन मैं इन्नी मेहनत करांगा, मुझे नहीं पता था मैंने एक्टर बनना है, लेकिन ताड़े तो वड्डियां गड्डियां मैं ताड़े घरां से लेके आवांगा। वाह वाह। मुझे वो बात अब तक याद है, वो मुझे कहते भी हाँ तू कह के गया सी कि आज तू पूरा भी किया वो चीज़ें कुछ। ये देखो पैसा, गाड़ी, इसमें इज्जत नहीं है। इज्जत वो है जो लोग आपसे करते हैं, आपकी करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और मैं मशकूर हूँ ऑडियंस का, जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है,
जितने भी लोग, अल्लाह पाक ने उनके दिल में हमारे लिए तरस डाला है, इनकी बातों पे हंसो, ये हंसा रहे हैं और हमारा रिस्क वसी किया है, तो ठीक है ना। इज़्ज़त इसमें है कि आपकी माशरे में इज़्ज़त हो। तो ये एक वाक़या था मेरी ज़िंदगी में, वो मुझे याद है। लेकिन मैं रानो तेरे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करना, ਛੱਡ ਦੇ मैंने तेरी सिंगिंग बहुत प्यारी लगती रानो। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣੋ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। लेकिन अज मैं तेनों लैन आया, मैं जिथे उत्ते चढ़िया उथों तेनों धक्का देना। ਨਾ ਭੁੱਲ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਥਾਇਆ। हाय हाय मुझे बाबू ने छाना छाया। ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ क्योंकि ਰਿਹਾ। साडे दोवां दे नकली दंद ना, मैनू दंद देंदी सी, मैं ला के ते फिर खाना। ये जिन्नी राणो दी उम्र होगी उदों खोते भौंकदे हुंदे ਹਾਂ ਹਾਏ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ये बड़े प्यारे ने। इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਲਾ ਕੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मुझे हर चलती लड़की अच्छी लग रही है, मैं इनको क्यों नहीं अच्छा लग रहा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਲੁਕੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੰਗਣਾ ਲਵੇ।